नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में दो तीन फिल्में देखी और सोचता रहा क्यों देखने इनको चलाता हूं सिनेमा घरों में। और जैसे धुरंधर देखी, बॉर्डर 2 देखी, दोनों बेहद कामयाब फिल्में। धुरंधर तो बताते हैं कि 1300 करोड़ रुपए से ऊपर का कारोबार कर चुकी। बॉर्डर 2 भी जैसे कामयाबी के नए कीर्तिमान बनाने को थी। हालांकि शायद इधर उसके कलेक्शन में थोड़ी गिरावट आई है। लेकिन 2 दिन पहले एक ऐसी फिल्म देखी जो ठीक है, बड़ी क्रांतिकारी नहीं है, लेकिन जिसने मुझे यह एहसास कराया कि मेरा समय बर्बाद नहीं हुआ है। एक मनोरंजक फिल्म। अब बॉलीवुड फिल्मों से आप इससे ज्यादा की उम्मीद अमूमन नहीं करते हैं। वो आपको थोड़ा मनोरंजन देती हैं, अगर उसके साथ सोचने का थोड़ा मसाला दे दें तो फिर लगता है कि कोई बात बनी। तो आज इस बीच जो फिल्म मैंने देखी, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। वह है मर्दानी 3, मर्दानी 3, रानी मुखर्जी की फिल्म जो यशराज बैनर्स के तले आई है। इसके निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं और इसका निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है। ये फिल्म चर्चा में रही मर्दानी और मर्दानी 2 की वजह से भी। मर्दानी 3 जो है, इसमें एक लेकिन बहुत बड़ी चूक है, जिस चूक की ओर मैं अंत में आपका ध्यान खींचूंगा। लेकिन उसके पहले बता दूं कि एक दिलचस्प मनोरंजक फिल्म है जो साथ में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाती भी है। अच्छा, यशराज की फिल्म है तो इसकी लोकेशन जो है इसकी, वो जाहिर है कि उसकी फिल्मों की तरह बदलती रहती है। यानी उसकी कई फिल्मों में तो बिल्कुल इंटरनेशनल लोकेशन होती है, यहां भी वो इंटरनेशनल लोकेशन आ गई है। शुरुआत पहला ही दृश्य बिल्कुल लेकिन लोकल से शुरू होता है, बुलंदशहर से, जहां एक बच्ची का, बल्कि 2 बच्चियों का अपहरण हुआ है। इसके बाद अगला दृश्य जो होता है वो चला आता है सुंदरबन में, जहां तस्करों का एक गिरोह लड़कियों को कहीं बाहर भेजने की कोशिश में है। और इन्हीं के बीच उन्हीं पीड़ित लड़कियों में एक है रानी मुखर्जी, जो असल में वेश बदल के वहां बैठी हुई है। दिलचस्प ये है कि रानी मुखर्जी को, जो हिंदी फिल्मों में अमूमन होता है, इंतजार है पुलिस कर्मियों के आने का कि पुलिस वाले आएंगे। पुलिस वाले बार बार संपर्क कर भी रहे हैं कि आप कहाँ हो मैम साहब, कहाँ हो साहब जी, कहाँ हो साहब जी, और वो सही जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति आ जाती है कि रानी मुखर्जी को खुद अकेले खड़ा होना पड़ता है। और फिर रानी मुखर्जी क्या करती है? वही करती है जो अपनी दूसरी फिल्मों में कभी सलमान खान, कभी शाहरुख खान, कभी सन्नी देओल, कभी अक्षय कुमार करते, कभी अजय देवगन करते दिखाई पड़ते हैं। अपने दम पे गुंडों की, बदमाशों की पिटाई, वो फाइटिंग के नायाब दृश्य जो अब तक आप देखते हैं कि नायकों पे फिल्माए जाते रहे हैं, वो यहाँ रानी मुखर्जी पे फिल्माए जा रहे हैं। रानी मुखर्जी अकेले अपने दम पे ये सारे कारनामे कर दिखाती है। तो एक ढंग से कहें तो ये फिल्म भी, मर्दानी 1 और मर्दानी 2 की तरह ही, ये फिल्म भी एक बहुत बहादुर, जांबाज, न्याय के लिए लड़ने वाली लेडी पुलिस अफसर की कहानी है, जिसको लेडी सिंघम कहने का इन दिनों चलन है। क्योंकि धीरे धीरे जो हमारा हाल है उसमें न्याय व्यवस्था पे तो हमारा भरोसा, हमारी आस्था कम होती जा रही है, हमारा भरोसा टूटता जा रहा है। हम ऐसे पुलिस वालों से उम्मीद करते हैं जो अपने दम पे सारा न्याय कर बैठेंगे, जो कर रहे हैं। हालांकि उसके बड़े खौफनाक दृश्य हमें वास्तविक जीवन में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सिनेमा हमेशा से किसी एंग्री यंग मैन, किसी एंग्री यंग वुमन की प्रतीक्षा कराने वाला सिनेमा होता है। कम से कम हिंदी में तो पिछले 50 वर्षों के सिनेमा का इतिहास यही याद दिलाता है। खैर, फिल्म मर्दानी 3 पे लौटे। मर्दानी 3 आपको बांधे रखती है। मर्दानी 3 जो है वो एक ऐसी फिल्म है जो लगातार बड़ी तेज रफ्तार से चलती है। एक राहत इसमें वो है जो सलमान खान की फिल्मों में नहीं होती है। वो अक्सर वहां मारपीट करने के बाद एक गाना गाने लगते हैं।
यानी नायक मारपीट करे उसके बाद उसको थिरकना जरूरी है। शायद लोगों को लगता है, निर्देशकों को, इससे कोई राहत मिलती होगी दर्शकों को। यहाँ राहत की बात यह है कि ऐसे फालतू गाने के सीक्वेंस नहीं है। यानी ये कल्पना नहीं है कि रानी मुखर्जी गुंडों की पिटाई करके उन लड़कियों के साथ डांस शुरू कर देगी। हिंदी फिल्मों में जो वाहियात दृश्य होते हैं उनमें इससे कम से कम बचा गया है। दूसरी बात यह कि फिल्म शुरू तो होती है दो लड़कियों के अपहरण की कहानी से। एक लड़की इत्तेफाक से एक बहुत बड़े अफसर की, एक राजदूत की बेटी है और इसीलिए पुलिस महकमा जाग जाता है। उस राजदूत ने सुंदरबन में इसका काम देखा है। असल में फिल्म में इस अफसर का नाम शिवानी शिवाजी रॉय है। तो शिवानी शिवाजी राय का काम देखा है और वो चाहता है कि वही उसकी बच्ची को बचाने की मुहिम में लगे। तो रानी मुखर्जी को बिल्कुल स्पेशल बुलाया जाता है और ये काम सौंपा जाता है कि तुम इस बच्ची को बचाओगी। इसके बाद जो कहानी शुरू होती है, पता चलता है कि एक भयावह गैंग जो लड़कियों की किडनैपिंग में लगा है, उसने इस बच्ची को उठाया है। धीरे धीरे पता चलता है कि अभी मामला इसलिए खुल गया कि एक राजदूत की बच्ची किडनैप हो गई, वरना 3 महीने में जिले से कई बच्चियां गायब हुई हैं। और यह आंकड़ा देश के स्तर पे और भयावह है, बिल्कुल सिहरा देने वाला। लेकिन पुलिस बिल्कुल एक्ट करती दिखाई नहीं पड़ती है। क्या ये वाकई हमारी पुलिस व्यवस्था का सच नहीं है या हमारी कानून व्यवस्था का? इस फिल्म की एक बड़ी खूबी है कि वो इस बात को रेखांकित करती है कि हमारा कानून 2 तरह से काम करता है। अमीर लोगों पे कोई आफत आती है, उनके बच्चे अगवा होते हैं, तो ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारी सक्रिय हो जाते हैं। और गरीब बच्ची अगर किडनैप हो तो उसकी फाइल थानों में घूमती रहती है। इस फिल्म में भी यही होता दिखाई पड़ता है। रानी मुखर्जी जब देखती है कि 2 बच्चियों में जो अमीर बच्ची का मामला निपट गया, जो बड़े अफसर की बेटी है, तो छोटे से कर्मचारी की बच्ची के किडनैपिंग के लिए अब पुलिस अफसर बोलते हैं कि उसको छोड़ दो थानों के सहारे, वो अपना देखेंगे। ये बहुत नाराज होती है। ये बोलती है कैसा इंसाफ है, कैसी पुलिस है जो सिर्फ बड़े लोगों का ख्याल रखती है, छोटे लोगों का नहीं। ये बात बहुत टीसते हुए ढंग से फिल्म में उभरती है। दूसरी जो बात उभरती है फिल्म में वो ये कि ये अच्छा, ये नायिका प्रधान फिल्में तो हैं, वो ये उभरती है इस फिल्म में कि जो अत्याचार होते हैं हिंदुस्तान में ज्यादातर लड़कियों पे क्यों होते हैं? क्यों 9 से 13 साल की लड़कियां अपहरण के लिए खोजी जा रही हैं? क्या इसलिए कि लड़कियों की फिक्र ये समाज नहीं करता है? क्या उनके परिवार वाले भी उनसे मुक्ति चाहते हैं? क्या जो एक खलनायक इस फिल्म का कहता है कि उनकी जिंदगी तो ऐसे ही नरक है, उनमें मैं नया क्या कर रहा हूं, वो तो कम से कम उनका बेहतर इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये विडंबना जो है, ये 2 विडंबनाएं इस फिल्म में न्याय की और स्त्री होने की बड़े करीने से दर्ज हुई हैं, अपनी बॉलीवुडीय नाटकीयता के साथ, अपने मेलोड्रामा के साथ। अच्छा, कोई ट्रेंड सेटर फिल्म ये नहीं है, क्योंकि पिछले 2 दशकों में हिंदी सिनेमा में हमने देखा है कि नायिका प्रधान फिल्में बड़ी तादाद में आई। हिंदुस्तान की लड़कियां बदल रही हैं और उसके ढंग से हिंदुस्तान का सिनेमा भी बदल रहा है। फिल्म कहानी की दोनों कड़ियां आप याद कर सकते हैं, जिनमें विद्या बालन अपने दम पे फिल्म खींचती है, या ऐसी और भी फिल्में हैं लगातार एक से एक नायिकाओं की, जिनमें केंद्र में लड़की है। दंगल है, खानदानी शफा खाना है, या ऐसी एक बड़ी सूची फिल्मों की नाम लेना शुरू करूंगा तो काफी देर होगी, तो मैं उससे बचता हूं, आपको भी याद होगा। तो ये ट्रेंड सेटर नहीं है, लेकिन इस ट्रेंड को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने वाली फिल्म है। ये आपको धुरंधर और बॉर्डर 2 की तरह निराश नहीं करती है। अब बात उस चूक की जो इस फिल्म में दिखाई पड़ती है। यशराज बैनर की फिल्म है, थोड़ा बहुत तो रिसर्च करना चाहिए, करना बनता है। अफसर की भूमिका है, बाल यौन तस्करी का मामला, यौन उत्पीड़न का मामला है, ये सब कुछ है।
तो जो एक्ट लगता है पॉक्सो एक्ट, उसको रानी मुखर्जी 2 बार पॉस्को एक्ट बोलती है। एक्ट है पॉक्सो, POCSO, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो। और रानी मुखर्जी जैसी अधिकारी फिल्म में उसको पॉस्को लगा दूंगी बोलती है। काश ये गलती नहीं होती। और ऐसी बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में इससे ज्यादा क्या कहें कि इत्तेफाक से कभी कभी जीवन की हकीकत उससे ज्यादा डरावनी होती है जो फिल्मों में दिखाई पड़ती है। इस फिल्म में दिखाई पड़ता है कि कैसे एक पूरा नेटवर्क है जो इन लड़कियों को उठाकर एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाना चाहता है, जो भयावह है। ऐसे भयावह किस्म के रोंगटे खड़े कर देने वाले कृत्य क्या हमारे समाज में अभी भी दिखाई नहीं पड़ते हैं? इत्तेफाक से ये वो दिन है जब एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा चल रही है, जिसमें दुनिया भर के बड़े लोगों के नाम, हमारे भी सबसे बड़े लोगों के नाम उनमें दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हर तरफ एक चुप्पी है, क्योंकि शायद डर सबको लगता है। यहां जीवन में कोई शिवानी शिवाजी रॉय नहीं होती है जो सब कुछ को तार तार कर दे और इंसाफ का चेहरा दिखा दे। तो फिल्म देखिए, थोड़ा सुकून पाइए। मर्दानी 3 आपको बोर नहीं करेगी, अच्छी बात यह है। और आप इस फिल्म के सहारे एक उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो व्यवस्था बदलने में यकीन रखते हैं। शुक्रिया।